यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खुलता है कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो आज किस खबर का आपको मास्टर बनाएंगे उसके बारे में पहले आपको बता दें। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की, कनाडा और चीन को धमकाया। मोदी के भारत का बड़ा फायदा क्या पक्का कराया, आज इसके बारे में बात होगी। चीन से भिड़ने को तैयार है अमेरिका। मोदी का आधा काम तो ट्रंप ने ही कर दिया है क्या? एक युद्ध रुकेगा, दूसरा शुरू करेंगे ट्रंप। भारत का फायदा या नुकसान, यह क्लियर कर देने वाला चैप्टर सबसे पहले खोलेंगे। इसके अलावा शर्मनाक हार के बाद भी केजरीवाल कैसे टशन में हैं, शीश महल से भी ज्यादा छीछा लेदर कराने वाला वीडियो आ गया। किसान आंदोलन में वाईफाई लगवा रहे थे केजरीवाल। अब पंजाब के किसानों के साथ कैसे भयंकर बदसलूकी हो रही है, यह आपको दिखाऊंगा। कोविड में जब लोग मर रहे थे तब केजरीवाल सरकार ने कौन सा महापाप किया था, बीजेपी ने कौन सा खुलासा कर दिया, आ जाइए ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा सिर्फ सीएम योगी नहीं, डॉक्टर योगी भी कहिए भाई। औरंगजेब प्रेमियों का शर्तिया इलाज करने वाला डोज सीएम योगी ने दे दिया है। औरंगजेब के बहाने मुसलमान को बहकाने निकले अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स ने कौन सा कांड करा दिया, और नाम चलाने वाले ने महाकुंभ में करोड़ों कमाए। नव भारत की रिपोर्ट में निकली क्या सच्चाई, यह भी दिखाऊंगा। टीम इंडिया फाइनल में पहुंची तो पाकिस्तान में मोदी क्यों होने लगा है, इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण रोपवे परियोजना को मंजूरी दे दी। पर्वतमाला परियोजना के तहत सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे बनेंगे। केदारनाथ रूट पर करीब 13 किलोमीटर लंबा रोपवे बनने से यात्रा का समय 8 से 9 घंटे से घटकर मात्र 36 मिनट का रह जाएगा। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं पर करीब 6800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपी विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किए जाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने दलील दी है कि मुजफ्फरनगर कोई साधारण जगह नहीं है। महाभारत काल से जुड़े इसी जनपद के शुक्रताल में राजा परीक्षित ने ऋषि शुक्रदेव से भागवत पुराण का ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि सनातन के सांस्कृतिक गौरव और ऐतिहासिक सत्य की स्थापना का संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लखनऊ की एक अदालत ने 200 रुपए का जुर्माना लगाया। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर न होने पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था। इसी बयान के खिलाफ शिकायत की गई, जिसकी सुनवाई में आज राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना था और वो नहीं हुए तो जुर्माना लगा। यूपी में योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। आज यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक एनकाउंटर में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया। यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध को रुकने के लिए कहा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई। पंजाब में युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। आज जालंधर समेत कई शहरों में ड्रग्स की तस्करी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और कई तस्करों के अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पहाड़ के पास से जिस वक्त ये एवलांच आया, उस वक्त एक कार सड़क पर खड़ी दिखती है और बर्फ का खौफनाक गुबार तेजी से उनकी तरफ बढ़ता दिखता है। देखते ही देखते पूरा इलाका बर्फ के इस गुबार से ढक गया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की, कनाडा और चीन को धमकाया। मोदी के भारत का बड़ा फायदा पक्का कराया क्या? चीन से भिड़ने को तैयार अमेरिका। मोदी का आधा काम ट्रंप ने कर दिया है क्या? एक युद्ध रुकेगा, दूसरा खुद ट्रंप शुरू करेंगे। भारत का फायदा या नुकसान, यह क्लियर कर देने वाला चैप्टर सबसे पहले। पाठशाला में हमने आपको पहले ही बताया था बॉस
कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद में बड़ा धमाका करने का प्लान बनाए बैठे और भाई ने धमाका कर भी दिया। और उनके धमाके से दो चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो यह कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द रुक सकता है और दूसरा यह कि ट्रंप खुद अब एक नया युद्ध शुरू कर सकते हैं। यह दोनों कैसे होगा आज आपको विस्तार से समझना चाहिए और यह भी बताएंगे आज आपको कि कैसे ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें मोदी के नए इंडिया का फायदा ही हो सकता है। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने ट्रंप पहुंचे, उसके पहले ही 2 दिन पहले तक चीता बन के घूम रहा जेलेंस्की घुटने पर आ चुका था और मिमियाते हुए अमेरिका को चिट्ठी लिखकर जेलेंस्की युद्ध खत्म करने की डील का वादा कर चुका था। जेलेंस्की के सरेंडर के साथ ही यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें बढ़ गई, लेकिन इधर ट्रंप यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को खत्म कर रहे हैं, उधर अब उन्होंने अपना अगला युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। और यह ऐसा युद्ध है जिसमें ना गोली चल रही है, ना खून बह रहा है, फिर भी दुनिया में बवाल मच गया है। ट्रंप के इस युद्ध का नाम है टैरिफ वॉर, जो अब और भड़क गया है। इस टैरिफ वॉर में ट्रंप सबसे पहले चीन से भिड़े, फिर कनाडा और मैक्सिको को लपेट लिया। अब इन देशों ने भी पलटवार किया है, जिससे दुनिया में हड़कंप मच गया। चीन के अलावा कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का ट्रंप का फैसला जैसे ही लागू हो गया, वैसे ही कनाडा भड़क गया और उसने भी पलटकर अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। मैक्सिको की तरफ से भी कहा गया कि वो भी अमेरिका के सामान पर टैरिफ लगा देंगे। चीन तो खुलकर मैदान में आ गया, अगर अमेरिका युद्ध चाहता है तो फिर हम भी तैयार हैं। मतलब वो तो ये कह रहा है कि जमीन पर युद्ध लड़ना है तो लड़ लो, टैरिफ वॉर करना है तो कर लो, चीन लड़ने के लिए तैयार है। यानी 4 देश सीधे सीधे टैरिफ वॉर में कूद गए हैं और ये 4 देश वो हैं जिनके बीच दुनिया के कुल ट्रेड का 15% व्यापार होता है। भाई साफ बात है, अगर यही 4 आपस में भिड़ रहे हैं तो उथल पुथल तो दुनिया में मचेगी। लेकिन दुनिया में जो भी हो, एक बेसिक सवाल हर भारतीय के मन में रहता है कि हमारा क्या होना, ये तो बताओ। भारत ट्रेड वॉर में है या टैरिफ वॉर में फंसेगा या नहीं, भारत का नफा होगा या नुकसान, पीएम मोदी क्या करने वाले हैं, शेयर मार्केट का क्या होगा, मेरी जॉब तो सेफ है ना बॉस। ये सब बातें आपके मन में भी आ रही होंगी, इनके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखिए कि कैसे ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया को हिला दिया। फिर आपको एक एक चीज विस्तार से समझाता हूं। And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives of anymore. millions. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. अमेरिकी संसद में ट्रंप उसी अंदाज में दिखे जैसे उन्होंने कहा कि वो धमाका कर देंगे। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में ट्रंप की हर बात पर जोरदार तालियां बजती दिखी। इस भाषण के जरिए ट्रंप ने अमेरिका की जनता में जोश भरते हुए कुछ जोरदार नारे गढ़े, जैसे ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इज बैक अगेन, गोल्डन एरा ऑफ अमेरिका। मतलब संसद में ट्रंप ने बता दिया कि अपने 1.5 महीने के कार्यकाल में वो अमेरिका को सही दिशा में ले जा रहे हैं और अमेरिका कम बैक कर रहा है। और देखिए पब्लिक, वहां सांसद एकदम जोश से भर गए भाई, खड़े होकर ताली वाली मारने लगे। रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट उतना उत्साहित नहीं थे, वो बैठे हुए थे क्योंकि वो तो विपक्ष में है। अब अमेरिका सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसको विस्तार से समझाया ट्रंप। और इस संबोधन में ट्रंप ने यह कहकर बड़ा धमाका कर दिया कि यूक्रेन भी लाइन पर आ गया है और रूस ने भी युद्ध रोकने के लिए स्ट्रांग सिग्नल दे दिया है। यानी जो जेलेंस्की अभी 4 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीता बनकर आया था, वो जेलेंस्की अब खुद चिट्ठी लिख चुका है डोनाल्ड ट्रंप को। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वहां सदन में खड़े होकर कहा कि भाई उसकी चिट्ठी आ गई है मेरे पास। वो कह रहा है कि भाई मैं तो जो है वो तैयार बैठा हूं, मैं आपके साथ डील करने के लिए तैयार हूं, बस शांति होनी चाहिए। आपको वो बयान ट्रंप का सुनवाऊंगा, लेकिन आप खुद सोचिए 4 दिन पहले जेलेंस्की ट्रंप से कैसे भिड़ रहा था। अब जेलेंस्की बिल्कुल सरेंडर मोड में। ट्रंप के संसद में बयान देने से पहले ही जेलेंस्की ने हथियार डाल दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हमारी बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। जेलेंस्की ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि यह इस तरह हुआ, अब समय आ गया है कि हम सब कुछ ठीक करें। जेलेंस्की कह रहा है कि कोई भी अंतहीन युद्ध नहीं चाहता। यूक्रेन स्थायी शांति के लिए ट्रंप की मजबूत लीडरशिप में काम करने को तैयार है। मतलब जेलेंस्की ने एकदम भाई गाड़ी मोड़ ली। अभी 1 दिन पहले इसने भाई ने कहा था, जेलेंस्की ने,
कि मुझे तो ये युद्ध रुकता हुआ बहुत दूर दूर तक नहीं दिख रहा, बहुत दूर की बात है युद्ध रुकना, जिस पर ट्रंप ने ठोक दिया था कि भाई इसका मतलब ये नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, इसको ये युद्ध नहीं रोकना चाहता है तो क्या हुआ, हम पैसा रोक देंगे, हम हथियार रोक देंगे, हम नहीं देंगे इसको कुछ। 48 घंटे नहीं बीते, भाई को समझ में आ गया कि अमेरिका के बिना तो काम चलेगा नहीं, तो भाई ने गाड़ी घुमाई, गाड़ी घुमाओ, वापस चलो अमेरिका। ज़ेलेंस्की खुद लाइन पर नहीं आया, उसे ट्रंप लाइन पर लेकर आए। ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि खनिज डील तो वो रूस से भी कर लेंगे। सुनिए ट्रंप ने संसद में यूक्रेन युद्ध पर क्या बताया। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that be beautiful? यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि भाई ज़ेलेंस्की तो कह रहा है कि मैं, आप जिस दिन बोलिए, जब बोलिए, मैं साइन करने को तैयार हूं, और पुतिन तो तैयार बैठे ही। यानी उम्मीद बढ़ गई है कि रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। ज़ेलेंस्की को तो ट्रंप लाइन पर ले आए, लेकिन उन्होंने जब अपना नया युद्ध शुरू किया है, टैरिफ वॉर, जब आप किसी की सीमा से अंदर घुसते हैं तो उसको टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, टैरिफ देते हैं, वो टैरिफ वॉर शुरू करने का ऐलान कर दिया ट्रंप ने। उस पर चीन और कनाडा ट्रंप से भिड़ गए। टैरिफ वॉर में बड़े बड़े देश के नेताओं में गली मोहल्ले वाली लड़ाई शुरू। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के फैसले को मूर्खतापूर्ण फैसला बता दिया। जस्टिन ट्रूडो को सुनिए, फिर बताऊंगा कि ट्रंप ने ट्रूडो को कैसे करारा जवाब दिया। Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप को आंखें दिखाने की कोशिश की, तो ट्रंप कहां पीछे हटने वाले भाई साहब। ट्रंप ने भी तगड़ी रगड़ाई कर दी। ट्रंप ने कहा कि प्लीज कोई कनाडा के गवर्नर ट्रूडो को बताए कि अगर वो जवाबी कार्रवाई में अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे तो हम भी अपने रेसिप्रोकल टैरिफ को और बढ़ा देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जवाबी बयान में ट्रूडो को कनाडा के प्रधानमंत्री की जगह जानबूझकर गवर्नर कहा। इसके पीछे की वजह यह है कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बता भी चुके हैं। तो भाई अगर वो राज्य बनेगा अमेरिका का तो वो ट्रूडो गवर्नर ही रह जाएंगे ना। इसी से ट्रूडो घबराए हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप तो पूरी कनाडा की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहते हैं, जिससे वो आसानी से कनाडा को अपने में मिला लेंगे। ट्रूडो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, कनाडा कभी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा। ट्रूडो भले ही ट्रंप को आंखें दिखा दें या कुछ भी उल्टा सीधा बोल के थोड़ा पॉपुलैरिटी लेने का प्रयास करें, लेकिन सच तो यह है कि कनाडा अभी अमेरिका से भिड़ने की स्थिति में नहीं है। किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा दुर्गति उस पक्ष की होती है जो कमजोर होता है, और ट्रंप के साथ टैरिफ वॉर में कनाडा कमजोर साइड पर ही खड़ा है, क्योंकि कनाडा जितना माल निर्यात करता है, मतलब अमेरिका से मंगाता है, उसका दुनिया से मंगाता है, उसका 80% अकेले अमेरिका से आता है। मतलब कनाडा 100 सामान मंगाता है तो 80 सामान अमेरिका से आता है। माफ कीजिएगा, निर्यात करता है। तो जो निर्यात करता है, कनाडा जो सामान भेजता है, वो अगर 100 सामान भेजता है तो उसमें से 80 सामान अमेरिका को भेजता है। अमेरिका से होने वाला कुल व्यापार कनाडा की जीडीपी का 67% है। यानी कनाडा की 2/3 अर्थव्यवस्था अमेरिका से ट्रेड पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25% टैरिफ लगने से एक साल में कनाडा की अर्थव्यवस्था 2% तक सिकुड़ जाएगी। अमेरिका में कनाडा के सामान पर टैरिफ बढ़ने से बेरोजगारी दर 8% से ज्यादा हो जाएगी। यानी 15 लाख जॉब कनाडा में खत्म हो सकते हैं। बढ़े हुए टैरिफ का सबसे ज्यादा प्रभाव कनाडा के वाहन और ऊर्जा उद्योगों पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को कनाडा के निर्यात का 40% हिस्सा इन दो सेक्टर्स का है।
मतलब सीधा हिसाब यह है कि कनाडा अगर 100 सामान बेच रहा है तो 80 भेजता है वो अमेरिका। अब वो 80 सामान मान लीजिए 10 रुपए का बिकता था, अमेरिका कह रहा नहीं अब हम तुमसे ज्यादा पैसा लेंगे, 20 रुपए लेंगे, तो सामान महंगा हो गया। सामान महंगा हो गया तो वो बिकना कम हो जाएगा, बिकना कम होगा तो भाई वहां कनाडा में बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था नीचे चली जाएगी। कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने तो कनाडा पर लगे टैरिफ को कनाडा के लिए अस्तित्व की लड़ाई तक बता दिया। तभी तो कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने चेतावनी दी है कि अगर बढ़े हुए टैरिफ लागू होते हैं तो इससे कनाडा में लाखों नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते घनिष्ठ हैं। कनाडा के मंत्री यह भी मान रहे हैं कि अमेरिका से कनाडा का 80% व्यापार है और वो देश की अर्थव्यवस्था को रातों रात नहीं बदल सकते। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर आपस में मिलते हैं। इन दोनों पड़ोसियों के बीच टैरिफ वॉर शुरू होने से अलग ही माहौल बन गया है। कनाडा के ओंटारियो प्रांत के नेता अमेरिका को बत्ती गुल करने की धमकी दे रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के 3 राज्यों को बिजली सप्लाई होती है। अमेरिका के मिनीसोटा, मिशिगन और न्यूयॉर्क के करीब 15 लाख घरों में ओंटारियो से ही बिजली आती है। तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे यहां की लाइट बुझा देंगे। ट्रंप कह रहे हैं हम तुम्हारे यहां की पूरे कनाडा की बत्ती बुझा देंगे, ऐसा हिसाब कर देंगे। कनाडा का ओंटारियो प्रांत अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ और अमेरिका को बिजली एक्सपोर्ट करता है। हालांकि ऐसा दावा है कि कनाडा से अमेरिका बहुत ज्यादा बिजली नहीं लेता, इसलिए अमेरिका की सेहत पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। अब अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ वॉर है वो देखिए, कनाडा से तो आप देख लिए कनाडा ज्यादा जो है वो परेशानी में आएगा, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच जो वॉर होगा, टैरिफ वॉर, उसमें क्या होगा। ट्रंप ने जैसे ही चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, वैसे ही चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को बयान जारी करके कहा कि अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब चीन वाले भाई साहब एकदम गुस्सा गए, लड़ना तुमको, आओ ना आओ लड़ लो। इस तरह का माहौल बन गया है दोनों के बीच। चीन इसलिए ट्रंप से बिदक गया है क्योंकि ट्रंप ने फरवरी में ही चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। अब ट्रंप ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, यानी अमेरिका आने वाले चीन के सामान पर 20% टैरिफ लगेगा। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका पहले से ही चीन के सामान पर 10 से 30% टैरिफ लगाता रहा है। इस वजह से चीन के कुछ प्रोडक्ट पर टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। अब भाई चीन का सामान वैसे ही लोग इसलिए खरीदते हैं कि चलो बेकार होता है, ज्यादा दिन चलता नहीं, लेकिन क्या सस्ता तो मिलता है। चीन के सामान की तो यही यूएसपी है कि सस्ता सामान बना देते हैं भाई लोग। अब वो सस्ता सामान महंगा हो गया तो कोई चीन को मुंह क्यों लगाएगा। हटो यहां से, एक तो तुम्हारा सामान 2 कौड़ी का, ऊपर से पैसा ज्यादा लोगे, उधर ही रहो, जाओ चीन में रहो, इधर मत आओ। चीन को यह समझ में आ गया कि भाई ट्रंप तो पीछे हटने वाले नहीं है, इसलिए अब चीन भी तेवर दिखा रहा है। उसने अमेरिका के टैरिफ अटैक का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया। चीन ने भी अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जो 10 मार्च से लागू हो जाएगा। चीन अब अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले चिकन, गेहूं, मक्का और कपास पर 15% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा। ज्वार, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, फल, सब्जियां और डेयरी के उत्पादों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ ठोक देगा। यही नहीं, चीन ने 25 अमेरिकी कंपनियों पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन लगा दिया। चीन में काम करने वाली 10 अमेरिकी कंपनियों को गैर भरोसेमंद एंटिटी लिस्ट में जोड़ दिया गया। यानी चीन के इस एक्शन से दिख रहा है कि अभी यह जंग आगे जाएगी। मतलब तुम मुझे 2 गोली मारोगे, मैं तुमको 4 मारूंगा। यह लड़ाई शुरू हो गई। अब इसमें गोली नहीं चलेगी, इसमें यह टैरिफ युद्ध चलेगा। बम नहीं फूटेंगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े बम फूटेंगे, क्योंकि नौकरियां जा सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है, कंपनियां बंद हो सकती हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। भाई चीन तो एकदम फायर हो गया और अमेरिका को देख लेने की धमकी दे रहा है। इसकी वजह अमेरिका और चीन के बीच होने वाला व्यापार है, जिसके बारे में भी आपको बताता हूं। कुल वैश्विक व्यापार का करीब 15% व्यापार अकेले अमेरिका और चीन के बीच होता है। साल 2024 में दोनों देशों के बीच 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। इसमें से चीन ने करीब 12 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका से इंपोर्ट किया था, जबकि अमेरिका ने चीन से करीब 38 लाख करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया था, मंगाया था। यानी अमेरिका जितनी कीमत का सामान चीन को बेचता है, उससे 3 गुना से भी ज्यादा सामान चीन से खरीदता है। अब चूंकि चीन का सामान महंगा हो गया तो अमेरिका में लोग खरीदेंगे कम, तो चीन इसलिए नाराज है। ये क्या कर रहे हो यार, मेरे यहां तो हमारा हालत खराब कर दोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह टैरिफ वॉर अभी उन देशों के खिलाफ छेड़ा है जो अमेरिका के टॉप ट्रेड पार्टनर है, जिससे अमेरिका में बहुत सारा सामान आता है। लेकिन ट्रंप जल्दी ही बाकी देशों को भी टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। इसमें इंडिया भी शामिल है।
सुनिए ट्रंप ने इंडिया को लेकर क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर में भारत का कैसे फायदा ही हो सकता है, भारत के लिए, मोदी के लिए क्या अच्छी खबर है, यह बताऊंगा। पहले ट्रंप को सुनिए। India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. And South Korea's average tariff is 4 times higher. Think of that, 4 times higher. And we give so much help militarily and in so many other ways to South Korea. But that's what happens. This system is not fair to the United States and never was. And so on April 2nd, I wanted to make it April 1st, but I didn't want to be accused of April Fool's Day. That's not, just one day was cost us a lot of money. But we're going to do it in April. I'm a very superstitious person. April 2nd, reciprocal tariffs kick in. And whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us. ट्रम्प कह रहे मेरा हिसाब क्लियर है, तुम मेरे से 2 रुपया लोगे, हम भी 2 रुपया लेंगे, तुम 5 लोगे, हम 5 लेंगे, तुम 1 रुपया लोगे, हम 1 रुपया लेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ, तुम मेरे पे जितना पैसा टैक्स लगाओगे मैं उतना तुम पे लगा दूंगा, जितना मेरे से टैरिफ लोगे उतना मैं तुमसे ले लूंगा। और भाई साहब मजाक भी कर रहे हैं, कह रहे मैं 1 अप्रैल से लागू करने वाला था ये फैसला, लेकिन मुझे लगा लोग ये ना सोचे कि अप्रैल फूल बना रहा हूं इसलिए 2 अप्रैल से कर रहा हूं। अब ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से भारत में फिर से विपक्ष ये माहौल बना रहा है कि ट्रंप ने तो भारत को धमकी दे दी, जबकि वो खड़े होकर सारे देश के लिए बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहां का विपक्ष क्या है, देखा नरेंद्र मोदी को बोल दिया, कहा गया 56 इंच का सीन। अरे भाई वो दुनिया को बोल रहा है कि मैं सबके साथ करूंगा, तो इंडिया का भी नाम ले रहा है क्योंकि इंडिया से भी व्यापार होता है। लोग विपक्ष पूछ रहा है मोदी क्या कर रहे हैं। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से निपटने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं वो आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यह देखिए कि ट्रंप के टैरिफ वॉर से कैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ही घायल हो जाएगी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.2% कम हो सकती है, 2,23,000 नौकरियां जा सकती हैं और लोगों की कमाई भी औसतन 0.6% कम हो सकती है। इससे पहले 2018 में भी जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तब भी उन्होंने दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया था, जिसे जो बाइडेन ने आगे बढ़ाया। तब भी अमेरिका की जीडीपी को 0.2% का नुकसान हुआ। अमेरिका का शेयर बाजार 0.1% गिर गया था और 1,42,000 जॉब्स चली गई। अब की बार भी कहा जा रहा है कि इस टैरिफ वॉर से अमेरिका में जरूरी चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी और लोगों की खरीदने की ताकत कम। भाई आप हर जगह का सामान महंगा कर दोगे तो या तो वो सामान महंगा बिकेगा, भाई आपने कहा हम तुमसे टैक्स लेंगे, टैरिफ लगाएंगे, 10 रुपए का सामान तुम 15 रुपए का तुमको पड़ जाएगा, तो या तो वो सामान 15 रुपए का बेचेगा आपके यहां और नहीं तो दुकान समेट के चला जाएगा। तो जो खरीदेगा या तो वो 10 का सामान अब 15 में खरीदेगा और जो नहीं खरीदेगा वो ये चाहेगा कि अमेरिका में ही फिर वो सामान बने, तब ना सस्ता मिलेगा। अब अमेरिका में इतना सामान बनाने की क्षमता होती तो वो दूसरे जगहों से क्यों ले रहा होता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। अब यह समझिए कि अमेरिका और बाकी देशों के बीच छिड़े इस टैरिफ वॉर से भारत का फायदा कैसा हो सकता है। भाई पहला सिनारियो तो यह भी है कि अभी चीन, मैक्सिको और कनाडा की अमेरिका से लड़ाई में भारत को फायदा हो जाए। पहली बात, इन देशों के बीच टैरिफ वॉर से अमेरिका के बाजार में भारतीय प्रोडक्ट के लिए स्पेस बनेगा। जैसे फार्मा कंपनियां हैं, अगर अमेरिका में चीन से आने वाली दवाइयां महंगी होंगी तो भाई भारत की फार्मा कंपनियों की दवाइयां अमेरिका में ज्यादा बिक सकती हैं, क्योंकि भाई वो आदमी जाएगा लेने, चीन वाला अरे महंगा है, इंडिया वाला दिखा अरे इंडिया वाला सस्ता है, लाओ लाओ यही दे दो, इंडिया का सामान बिकेगा, इंडिया की दवाइयां बिकेंगी। अगर अमेरिका भारत की फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की गलती करेगा तो भारत से जाने वाली जो जेनेरिक दवाइयां हैं वो अमेरिका में महंगी हो जाएंगी और वहां हेल्थ केयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इसी तरह स्टील के मामले में भी चीन अभी दुनिया में सस्ता स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर चीन का स्टील अमेरिका में महंगा हुआ तो भारत की स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा। हालांकि यह देखना होगा कि भारत में चीन के सस्ते स्टील की डंपिंग और ना बढ़ जाए। तीसरी बात, जब पिछली बार चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर हुआ था तब भारत चौथा सबसे बड़ा गेनर था, उसको फायदा हुआ था भारत को। इस बार भी कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि जो अमेरिकी कंपनियां पहले चीन से सामान मंगवाती थी वो अब भारत की तरफ देख सकती हैं। चौथी बात, जब चीन और कनाडा का सामान अमेरिका में सीमित हो जाएगा तो वो भी दूसरे मार्केट देखेंगे कि भाई वहां तो नहीं बेच पा रहे, वो तो ज्यादा पैसा ले रहा है, कहां बेचे। तो भारत से बड़ा तो कोई मार्केट ही नहीं है,
भारत इस मौके का फायदा उठा सकता है और कनाडा चीन से सस्ता सामान ले सकता है, जैसे अभी यूक्रेन युद्ध के दौरान हुआ। जब रूस प्रतिबंधों की वजह से अपना तेल नहीं बेच पा रहा था तो उसने सस्ते दाम पर भारत को तेल बेचा, भारत ने खरीदा। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसमें भारत के लिए फायदे की गुंजाइश ज्यादा दिखती है। आप यह भी समझिए कि ट्रंप सिर्फ चीन और कनाडा से नहीं भिड़ रहे, बल्कि वो यूरोपियन यूनियन को भी टैरिफ की धमकी दे रहे। लेकिन ट्रंप ये जानते हैं कि अगर वो सबसे भिड़ जाएंगे तो अकेले पड़ जाएंगे, इसलिए ट्रंप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने भारत पर अभी टैरिफ नहीं लगाया है उस तरह से, टैरिफ लगाने की अभी सिर्फ धमकी दी है। 2 अप्रैल तक का वक्त है और उसमें भी ये नहीं कह रहे कि तुम पे ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा, वो कह रहे हैं कि तुम हम पे जितना लगा रहे हो हम उतना तुम पे लगाएंगे। इस डेडलाइन से पहले ही पीएम मोदी अपना होमवर्क पूरा कर चुके हैं। पीएम मोदी ये जानते थे कि ट्रंप आते ही टैरिफ वॉर शुरू करेंगे, इसलिए वो ट्रंप के कार्यकाल के पहले ही महीने में उनसे मिलने गए। पीएम मोदी ने ट्रंप की मुलाकात में दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनाई थी। इस ट्रेड डील पर बात करने के लिए पीएम मोदी ने अपने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अमेरिका भेजा हुआ है, ट्रंप की 2 अप्रैल की डेडलाइन से ठीक पहले, और यह कहा जा रहा है कि यह डील इसी साल हो जाएगी। एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि इस टैरिफ वॉर में भारत के पास इस ट्रेड डील के रूप में एक बढ़त है। भारत उन कुछ देशों में से है जिसके साथ ट्रंप ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने की दिलचस्पी दिखाई है। वैसे तो अमेरिका की कनाडा और मैक्सिको के साथ भी ट्रेड डील है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इस डील की शर्तों को फिर से तय किया जाए। उनके मुताबिक भारत के पास अभी यह मौका है कि वो इस डील में अपने लिए बेस्ट हासिल कर ले, और यह काम भारत के लिए इसलिए आसान हो सकता है क्योंकि ट्रंप ने अभी सबसे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जैसे कनाडा, चीन के साथ जंग छेड़ दी। ट्रंप ये जानते हैं कि इसकी कीमत अमेरिका की जनता को महंगाई के रूप में चुकानी पड़ सकती है, इसलिए वो भारत के साथ ऐसी डील क्रैक करना चाहेंगे जिसमें भारत को अमेरिकी बाजार और ज्यादा एक्सेस हो मिल पाए। चीन और कनाडा की कुछ भरपाई भारतीय प्रोडक्ट से हो जाए और ट्रंप की टैरिफ वाली जिद भी पूरी हो जाए। ट्रंप तो ये चाहते भी हैं कि भारत उनसे ज्यादा हथियार और ऑयल गैस खरीदे, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। ऐसे में ट्रंप को यह तय करना होगा कि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं या युद्ध चाहते हैं। और अगर वो स्मार्ट होंगे तो वो भारत में एक तो इतना बड़ा बाजार है, इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। और भारत, चीन अगर सस्ता सामान बना रहा है तो भारत भी आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, सस्ता सामान बना रहा है, तो चीन का विकल्प जो है वो भारत हो सकता है। भले ही ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया हिल गई है, लेकिन एक्सपर्ट भारत को लेकर पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक भारत बातचीत के जरिए टैरिफ के मुद्दे को सुलझा सकता है, अमेरिका के फार्म प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में ज्यादा एक्सेस दे सकता है और अमेरिका से ज्यादा एनर्जी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी S&P के मुताबिक ट्रंप का जैसे को तैसा टैरिफ वाला वार भारत पर ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू बाजार पर ज्यादा निर्भर है। अगले 2 सालों में भारत की जीडीपी 6.8% की दर से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि उसे घरेलू मांग का बड़ा सहारा है। इसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भारत के पूर्व राजदूत जयंत दास गुप्ता का कहना है कि अमेरिका के ज्यादा टैरिफ लगाने का असर भारत पर नहीं होगा। यानी भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि ट्रंप जो दूसरों के साथ कर रहे हैं उसका फायदा तो भारत को मिलेगा ही। भारत का अपना जो इकोनॉमी का बेस है वो इतना मजबूत है कि भारत इस लड़ाई को, अगर ये लड़ाई और गहराई, तो इस लड़ाई में भारत मजबूती से खड़ा रहने की स्थिति में। अब आप वर्स्ट केस सिनारियो भी देखिए कि भाई सब गड़बड़ा आ गया, एकदम अलाय बलाय हो गया, तब भारत क्या करे। मान लीजिए कि भारत और अमेरिका की बात नहीं बनी, ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा ही देंगे, तब क्या कीजिएगा भाई? पहली बात, भारत भी ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है, अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अभी भारत अमेरिका से कच्चा तेल, मशीनरी और बाकी चीजें खरीदता है, ऐसे में अमेरिकी कंपनियों को भी नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसे हालात में भारत को अपने निर्यात के लिए नए मार्केट तलाशने होंगे। भाई यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे इलाकों में भारत अपने टेक्सटाइल, दवाई और इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा दे सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत पहले ही प्लान बी पर काम कर भी रहा है। एक तरफ भारत यूके के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर बात कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर यूके गए हुए हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन से जुड़े देश भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर रहे हैं और यूरोपीय देश तो भारत के साथ साझेदारी को क्रांतिकारी बता रहे हैं। यह उम्मीद है कि यह दोनों डील इसी साल हो जाएगी। आप यह भी देखिए कि जब से ट्रंप ने यूरोप और बाकी देशों को आईना दिखाया है, तब से दुनिया भारत में अपना नया बाजार, नया दोस्त तलाशने में लग गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी दूर का प्लान लेके चलते हैं कि तुम नहीं करोगे काम, दोस्ती अपनी जगह, दुनियादारी अपनी जगह, उससे काम चलाएंगे। जैसे बेल्जियम के प्रधानमंत्री कल भारत आई तो अपने साथ 300 बिजनेस लीडर लेकर आई थी। वो भारत में इसी सोच के साथ आई कि भारत के साथ व्यापार को बढ़ाना है। उन्होंने भारत की यात्रा को इकोनॉमिक मिशन टू इंडिया बताया।
बेल्जियम की प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी डेवलप करनी होगी। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को अपना डिफेंस सेक्टर बिल्ड करना होगा और इसके लिए उन्होंने भारत के साथ सहयोग पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच इसी साल के अंत में डिफेंस सेक्टर में एमओयू साइन होगा। दोनों देशों की डिफेंस कंपनियों के बीच भी ज्वाइंट वेंचर के लिए डील हुई है, जिसमें टैंक के पार्ट्स भारत में बनाए जाएंगे। यानी ट्रंप की धमकी के बीच दूसरे देश अपने अपने विकल्प तलाश रहे हैं और भारत एक बड़ा मार्केट होने की वजह से दूसरे देश भारत से व्यापार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यानी अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, बढ़ाया तो भारत मैनेज कर लेगा, और नहीं लगाया तो भी भारत को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। भारत के लिए तमाम विकल्प खुले हुए। और आप देखिए, नरेंद्र मोदी पहले भी यह स्थिति बनाकर चलते रहे हैं। भाई, रूस यूक्रेन युद्ध चला, दुनिया यूक्रेन की तरफ रही या रूस की तरफ रही, नरेंद्र मोदी ने कहा मैं दोनों की तरफ हूं, जिधर भारत का फायदा है मैं उधर हूं, मैं शांति की तरफ हूं। कोई कुछ नहीं कर पाया बॉस, अमेरिका भी नहीं कर पाया, नहीं झुका पाया भारत को। रूस से तेल लेना था तो लिया, कोई नहीं बोल पाया कि अरे ये क्या कर रहे हो यार, तुम तो रूस को नहीं बॉस, लेंगे तो लेंगे। ये नरेंद्र मोदी का हिसाब रहता है और ये बात ट्रंप जानते हैं। इसलिए ट्रंप जो टैरिफ वॉर शुरू कर रहे हैं उसमें भारत का फायदा दिखता है। ट्रंप जो युद्ध खत्म कर रहे हैं रूस यूक्रेन का, उससे भी दुनिया का और भारत का फायदा ही। पाठशाला में अगली क्लास, शर्मनाक हार के बाद में केजरीवाल टशन में है बॉस। शीश महल से भी ज्यादा छीछा लेदर कराने वाला वीडियो आ गया। किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाने निकले केजरीवाल, पंजाब के किसानों के साथ भयंकर बदसलूकी क्यों हो रही है वहां? कोविड में जब लोग मर रहे थे तब केजरीवाल सरकार ने कौन सा महापाप किया था, बीजेपी ने कौन सा खुलासा कर दिया? अब इसका चैप्टर। कहते हैं कि ऐशो आराम ऐसी चीज है कि एक बार चस्का लग जाए तो आसानी से आदत जाती नहीं है, और यही शायद अरविंद केजरीवाल के साथ हो गया है। जो केजरीवाल आम आदमी बनकर पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने शीश महल तक बनवा लिया। उस शीश महल की वजह से चुनाव तक हार गए। छीछा लेदर हो गई कि कैसे ये आदमी पलट गए भाई, शीश महल में रहते हार गए चुनाव। लेकिन आज की डेट में भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी की तरह जिंदगी जीने को तैयार नहीं है। उनकी ऐसी तस्वीरें आ गई हैं जिसको देख के लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के आगे तो ट्रंप फेल है भाई। इतना ही नहीं, केजरीवाल के लिए पंजाब में भी नया संकट खड़ा हो गया है, और ऊपर से दिल्ली में केजरीवाल की ऐसी ऐसी फाइलें अब खुल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। केजरीवाल ने अपने लिए जो छवि गढ़ी थी आम आदमी की, वो तार तार हो चुकी है। और अब तो केजरीवाल का ऐसा वीडियो सामने आया है जो शीश महल से भी ज्यादा छीछा लेदर करवा रहा है। दिल्ली में हार के बाद ऐसा लग रहा था जैसे केजरीवाल पंजाब शिफ्ट हो चुके हैं और पंजाब में सरकारी सुविधाओं का जमकर फायदा भी ले रहे हैं। पंजाब से ही केजरीवाल का यह वीडियो आया है, जिसे देखकर हर कोई यह कह रहा है कि दिल्ली में हार से केजरीवाल ने सबक नहीं लिया बॉस। पंजाब में वैसे ही आम आदमी पार्टी पहले से मुश्किलों में घिरी हुई। कांग्रेस दावा कर रही है कि सरकार गिर जाएगी। भगवंत मान अब किसानों से भिड़े पड़े हैं। जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, वो 3 कृषि कानून जो आए थे, तो यही आम आदमी पार्टी के नेता वहां किसानों के साथ जाकर वहां वाईफाई लगवा रहे थे, कह रहे थे कि हम लगवाते हैं वाईफाई। लेकिन अब किसानों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला पंजाब में, तो भगवंत मान के सुर बदल गए। किसान आंदोलन में वाईफाई लगवाने वाले केजरीवाल पंजाब के किसानों के साथ भयंकर बदसलूकी करने पर आ गए। भगवंत मान किसानों से कह रहे हैं कि जाओ कर लो धरना। मतलब केजरीवाल जिन सिद्धांतों की बात किया करते थे, वो एक एक करके पीछे रह गए। अब तो लोग चर्चा करने लगे हैं कि केजरीवाल की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है कि वो राजनीतिक नैरेटिव में पिछड़ रहे हैं, बल्कि दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए जो किया वो भी सामने आ रहा है। कोविड के दौरान जो महापाप किया उसका भी बीजेपी कह रही है कि हम खुलासा कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तो नायक फिल्म के अंदाज में केजरीवाल की पोल खोल रही है। केजरीवाल कैसे चारों तरफ से गिर गए हैं, आज आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको वीडियो दिखाता हूं जो शीश महल की ही तरह केजरीवाल की परेशानी बढ़ा सकता है। यह वीडियो देखिए। केजरीवाल जमकर ट्रोल हो रहे हैं इस वीडियो की वजह से। दिल्ली में हार के बाद से केजरीवाल सन्नाटे में। अब वो कह रहे हैं कि मैं विपश्यना करने जाऊंगा, जिसके लिए वो जाते थे तो पंजाब के होशियारपुर पहुंच गए, जहां वो 10 दिन तक विपश्यना करेंगे। लेकिन केजरीवाल जिस अंदाज में विपश्यना के लिए पहुंचे, उससे पब्लिक हैरान रह गई। केजरीवाल पंजाब पुलिस की सुरक्षा में विपश्यना केंद्र पहुंचे। भाई, उनके काफिले में 21 गाड़ियां थी, 21 कार्स जो कैमरे पे दिखी। जैमर है, एम्बुलेंस है, लाल नीली बत्ती लगी गाड़ियां थी। केजरीवाल का रौला देख के पब्लिक पगला गई कि बॉस, बाप रे बाप, ये क्या ही चीज है। गजब का वीआईपी ट्रीटमेंट पंजाब में केजरीवाल का चल रहा है। साएं साएं करती दर्जनों गाड़ियों के काफिले से केजरीवाल विपश्यना करने गए हैं बॉस, मेडिटेशन करने।
इसी वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल वीआईपी ट्रीटमेंट पर का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं, केजरीवाल बिना सत्ता के रह नहीं पा रहे हैं, इनसे छूट नहीं रहा है ये सब। कई लोग तो कह रहे हैं कि ट्रंप के काफिले में इतनी गाड़ियां नहीं होंगी जितना लेके केजरीवाल निकले। और पब्लिक पूछ रही है कि किस बात का वीआईपी ट्रीटमेंट केजरीवाल ले रहे हैं। भाई केजरीवाल आज की डेट में मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो किस बात का इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री छोड़िए मंत्री भी नहीं है, मंत्री छोड़िए वो तो सांसद भी नहीं है, वो तो विधायक भी नहीं है, वो तो कहीं के निगम पार्षद तक नहीं है बॉस। यानी केजरीवाल फिलहाल किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। केजरीवाल इस समय आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो जमानत पे बाहर हैं, शराब घोटाले का आरोप झेल रहे हैं। पब्लिक हैरान है कि केजरीवाल के साथ ये दर्जनों गाड़ियों का काफिला चल क्यों रहा है। पब्लिक के पैसे से है भाई, ये गाड़ियां केजरीवाल जी के पैसे से थोड़ी है। इस बात पर पब्लिक हैरान है कि केजरीवाल गजब लेवल पे चले गए। हार के बाद यह हाल है। कभी वीआईपी कल्चर को गालियां देने वाले केजरीवाल आज बिना गाड़ियों के काफिले के चल नहीं पा रहे। केजरीवाल से लेकर भगवंत मान तक सभी ने वीआईपी कल्चर नहीं अपनाने की एक बार नहीं कई बार बात कही। मैं आपको केजरीवाल का पुराना बयान सुनाता हूं, यह बयान सुनिए केजरीवाल क्या कहते थे लाल बत्ती गाड़ियों के लिए। मैंने ये कहा था मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लूंगा, बड़े में मेरे साथ 10 आगे गाड़ियां 10 पीछे गाड़ियां नहीं चलेंगी। मैं एक ही गाड़ी पे चलता हूं, मेरे साथ केवल एक एस्कॉर्ट चलती है, मेरे साथ वो लंबा चौड़ा तामझाम आज भी नहीं चलता। आज हम भी आए हैं, क्या कोई आपने लाल बत्ती का हुक्म सुना? कोई गनमैन ये वो हमारे इधर उधर कोई आपको दिख जाए कोई जो आपको धक्के मारने वाले? अरे जब कोई बेईमानी नहीं करनी, किसी के साथ धोखा नहीं करना, किसी का पैसा नहीं खाना, किसी पर झूठा पर्चा नहीं करवाना, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं करना, तो फिर किस बात का खतरा? यानी भगवंत मान के लॉजिक से इतनी सिक्योरिटी लेकर तो वही व्यक्ति चल सकता है जिसने बहुत बेईमानी की। भाई वही कह रहे हैं कि जब कोई बेईमानी नहीं की तो किस बात का खतरा, तो फिर किस बात की सिक्योरिटी, तो फिर इस बात की सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी किस बात की लेके चल रहे हैं केजरीवाल? बेईमानी की उन्होंने क्या? भगवंत मान का लॉजिक सुन के तो पब्लिक यही पूछेगी। 21 गाड़ियों के काफिले वाले आम आदमी केजरीवाल शांति के लिए विपश्यना गए, लेकिन उनके वीडियो ने भयंकर अशांति फैला दी। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के काफिले और वीआईपी ट्रीटमेंट पर तगड़ी बात कह दी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जिस पंजाब की जनता ने इतना प्यार दिया उससे इतना डर लगता है केजरीवाल जी को। सारी दुनिया को वीआईपी कल्चर पर टोकने वाले केजरीवाल जी आज खुद डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। गजब ही है कैसे पंजाब जैसे महान सूबे को सबने अपने ऐशो आराम के साधन निकालने का जरिया बना लिया है। यही बात तो केजरीवाल और भगवंत मान भी कहते थे कि जो लोग काफिला लेकर चलते हैं वो डरते हैं। तो क्या अब केजरीवाल पंजाब की जनता से डर रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केजरीवाल 50 गाड़ियों के काफिले में चल रहे हैं। वो ऐसी कौन सी शांति ढूंढने विपश्यना में इतने तामझाम के साथ गए? जरा सुनिए बीजेपी और कांग्रेस को। 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसी आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है और ये कैसी विपासना है, कैसी शांति ढूंढने गए हैं जिसके अंदर उनको 100 गनमैन साथ में चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए। ये कैसी उनको विपासना है? आप विपासना करो क्या करो आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट के उस पर वोट बटोरते थे तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। लोगों को लगा था कि केजरीवाल अगर चुनाव हार गए, पब्लिक ने सत्ता से बाहर कर दिया, शीश महल से बाहर कर दिया, तो शायद केजरीवाल बदलेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखकर पब्लिक खुद ही कह रही है कि ना लग रहा कि केजरीवाल बदल रहा है। केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवा चुके, अब बिना किसी पद के इस भोकाल वाले वीआईपी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली वालों पर मुसीबत आई थी, लोग मर रहे थे, कोरोना का संकट काल था, उनके लिए काम करने का समय था, तब केजरीवाल ने क्या किया था अब वो बीजेपी बता रही है। केजरीवाल ने दिल्ली के हेल्थ और एजुकेशन मॉडल का जमकर ढिंढोरा पीटा था, जिसकी असलियत अब खुल रही है। खुद सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रही। कल ही रेखा गुप्ता गुरु तेग बहादुर अस्पताल गई थी और वहां का हाल देखकर वो हैरान रह गई थी।
अस्पताल में कोविड के समय खरीदे गए सैकड़ों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पड़े हुए थे, मतलब खुले भी नहीं भाई, यूज ही नहीं हुए। सैकड़ों वेंटिलेटर और 36,000 से ज्यादा पीपीई किट बेकार पड़े रह गए। करोड़ों रुपए का मेडिकल सामान बेकार पड़ा रह गया, सड़ा रह गया। यह सारा सामान कोविड के समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं किया इसका केजरीवाल सरकार ने। सोचिए कोविड के समय जब लोग मर रहे थे, इन मशीनों की जरूरत रही होगी, सोचिए सब मंगा के रख दिए, यूज नहीं हुआ। कोविड के समय यही केजरीवाल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, कोविड से निपटने में मदद नहीं कर रही, जबकि सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने पूरी मदद की। खुद केजरीवाल उस मदद का इस्तेमाल नहीं कर पाए और बेकार का हल्ला मचाते रहे। सुनिए सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा है। 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहां पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहां पर पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं, इसके अलावा बाईपैप मशीन्स पड़ी हैं। ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई हैं चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं, जो कल मैंने हाउस में बोला था। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कोविड के समय केजरीवाल सरकार ने 7 अस्पताल बनाने की शुरुआत की थी, एक भी भाई साहब पूरा नहीं कर पाए। 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत लग चुकी है, फिर भी 60% ही काम पूरा हुआ। 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हो पाई। गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा करने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने इसका भी खुलासा किया, सुनिए जरा। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब आइए। ये जो पीछे का फोटो केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना परसेंट पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? टोटल 7 का मिला के 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई। कोरोना आया, कोरोना चला गया, लेकिन केजरीवाल सरकार के समय 7 अस्पताल बनने शुरू हुए, बन नहीं पाए भाई। यानी केजरीवाल मतलब मॉडल का प्रचार तो करते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। लोगों के लिए कुछ नहीं किया, दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और किसानों के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। किसानों के हमदर्द होने का दावा करने वाले केजरीवाल अब किसानों से कन्नी काट रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों ने जब प्रोटेस्ट किया था, तो केजरीवाल के लोग जाके किसानों के समर्थन कर रहे थे, वाईफाई लगवा रहे थे वहां पर, कह रहे थे कि हम सब जरूरत का सामान लेके देंगे, ला के देंगे, आप चिंता मत कीजिए। केजरीवाल तब कहते थे कि किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। वही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब किसानों की बात पंजाब में क्यों नहीं सुनते? क्योंकि अब किसानों ने पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसानों ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ आने के सभी रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी, बॉर्डर सील कर दिया, किसानों को चंडीगढ़ आने ही नहीं दे रहे हैं। इससे किसान और भड़क गए और पंजाब के अलग अलग शहरों में भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को रोकने के लिए कई किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसके विरोध में अमृतसर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया। किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी किसानों के साथ होने का दावा तो करती थी, लेकिन अब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही। पंजाब में उल्टा किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, किसानों को चंडीगढ़ जाने से रोका जा रहा है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फंडा एकदम क्लियर है, किसान अगर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो वाईफाई लगवा दो, उनको जाके समर्थन दो, लेकिन अगर गलती से किसानों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन की सोची तो एक्शन हो जाता है। आप देखिए, आंदोलन से पहले किसानों ने भगवंत मान के साथ बैठक की। बैठक में भगवंत मान किसानों से नाराज हो गए कहा गया। भगवंत मान ने कहा कि या तो धरना कर लो या बैठक कर लो। किसानों ने कहा कि बिना धरना दिए आप बैठक नहीं कर रहे, बैठक ही नहीं करते। भगवंत मान ने कहा कि फिर आप लोग धरना ही कर लो।
इस तरह का जवाब मिला कि भाई जब तो फिर धरना ही करो। अब भगवंत मान दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि रोज रोज के धरनों आंदोलनों से सरकार का नुकसान होता है, इकोनॉमी पर असर पड़ता है। अब इकोनॉमी समझ में आ रही है पंजाब की, तब देश की इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही थी। जब किसान आंदोलन में देश की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था तब इनको नहीं समझ में आ रहा था। जब बिना एनआरसी आए हुए, बिना सीए का मुसलमानों से कोई लेना देना हुए शाहीन बाग छेक के लोग बैठ गए थे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बसेस में घंटों घंटों फंसे रहते थे जाम में, तब कष्ट समझ में नहीं आ रहा था, तब इकोनॉमी की चिंता नहीं थी। अब पंजाब की इकोनॉमी की चिंता हो रही है। कह रहे हैं कि पंजाब तो धरने आंदोलन वाला राज्य बन रहा है। साथ ही भगवंत मान यह भी कह रहे हैं कि किसान सरकार की नरमी को कमजोरी ना समझे, सरकार एक्शन भी ले सकती है। सुनिए भगवंत मान को। किसानां ਨੂੰ मैं कल ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज ਦੀਆਂ रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब ਦਾ बहुत नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। बॉस, ये तो धमकाने वाली बात हो गई कि मेरी नरमी को ये मत समझो कि मैं एक्शन नहीं ले सकता। क्या करिएगा आप किसानों के साथ? आप तो किसानों के हमदर्द होने का दावा करते थे। किसान आंदोलन के समय तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मोदी सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रही? हम होते तो कर देते, ये कर देते, वो कर देते। किसानों की 18 डिमांड है इनसे। सुनिए क्या डिमांड है। भाई 6 फसलों पर एमएसपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। यहां कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में हर फसल पे एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दे, और अपने यहां 6 फसलों पर एमएसपी लागू नहीं कर पा रहे। कर्ज माफी पर नई योजना लाने की मांग है किसानों की। गन्ना किसानों को ब्याज समेत बकाया देने की मांग है। आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे की मांग है। नहर पर लगी मोटर्स के बिल माफ करने की मांग है। सरकार और किसानों के बीच समन्वय कमेटी की मांग है। किसानों के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में केजरीवाल के सहयोगी कांग्रेस भी अटैकिंग मोड में। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। भगवंत मान सरकार किसानों से बात सुनने को तैयार नहीं है। आप किसानों के और खेत मजदूरों की बात सुनने को तैयार नहीं। अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे तो कौन उनसे बात करेगा जी? लॉ एंड ऑर्डर की आप देख लीजिए। मैं ये आपके टीवी चैनल पर पूछना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जो लीड करता है कैंपेन को, तो वो खुद नशा मुक्त नहीं है। पाठशाला में अब अगली क्लास सिर्फ सीएम योगी नहीं, डॉक्टर योगी भी कहिए, क्योंकि औरंगजेब प्रेमियों का शर्तिया इलाज करने वाला डोज दे दिया है योगी ने। औरंगजेब के बहाने मुसलमान को बहकाने निकले अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स ने कांड करा दिया। नाव चलाने वाले ने महाकुंभ में करोड़ों कमाए। नवभारत की रिपोर्ट में क्या निकली सच्चाई, अब इसका चैप्टर। क्रूर औरंगजेब के महिमा मंडन पर कल महाराष्ट्र में शुरू हुआ हंगामा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महान बताया था। अब इस पूरी कहानी में अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। और सीएम योगी तो आजकल मुख्यमंत्री के साथ साथ डॉक्टर के रोल में भी दिख रहे हैं, जो कायदे से सनातन विरोधियों का इलाज कर दे रहे हैं। ऐसे लोगों को आज योगी आदित्यनाथ ने खुला अल्टीमेटम भी दे दिया। यूपी विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ इस इकोसिस्टम पर फायर हो गए। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया ने महाकुंभ के चमत्कार को देखा है और समाजवादी पार्टी ने औरंगजेब को अपना मॉडल बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के करीबी अबू आजमी को अपने स्टाइल में इलाज करने की धमकी भी दे दी, वार्निंग भी दे दी एक तरीके से। सुनिए अबू आजमी पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। फिर इकोनॉमी के महाकुंभ मॉडल की भी बात होगी। साथ ही यह भी बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी गरीबों के पैसे बचाने में जुटे हैं। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। योगी कह रहे हैं कि अबू आजमी को भेजो मेरे पास,
मैं कर देता हूं इलाज। ये मोदी और योगी की सनातनियों को एकजुट करने की मुहिम का ही असर है कि औरंगजेब को महान बताने वाले महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी की हालत पतली हो गई। महाराष्ट्र में सदन से लेकर सड़क तक अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। लोग औरंगजेब पर दिए अबू आजमी के बयान को छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान बता रहे हैं और अबू आजमी के पोस्टर पर जूते मार रहे हैं। इस सब के बीच अबू आजमी अपने बयान पर माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें माफी मिल नहीं रही। उल्टा अबू आजमी पर विधायकी रद्द होने का खतरा मंडराने लगा है। आज भी महाराष्ट्र विधानसभा में अबू आजमी के बयान पर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बीच अबू आजमी को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड करने का प्रस्ताव पारित हो गया और उनके विधानसभा परिसर में एंट्री पर भी बैन लग गया। सुनिए अपने ऊपर हुई कार्रवाई पर अबू आजमी क्या कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव कैसे इस मामले में एंट्री करके औरंगजेब प्रेमी विधायक की ढाल बन गए, यह भी दिखाऊंगा। असेंबली चले इसलिए मैंने अपनी कही हुई बातों को वापस लेने की बात कर दिया। मैंने कोई गलत बात तो किया नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कि ये सब जो बवंडर चल रहा है, जो असेंबली रोकी जा रही है, असेंबली चले और बजट सेशन में कम से कम कुछ काम हो। कारपोरेशन इलेक्शन पिछले 3 साल से हुआ नहीं है, गलियां खराब पड़ी हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। इसलिए मैंने अपनी उन बातों को जो मैंने असेंबली में बाहर कहा था उसको मैंने वापस भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी सस्पेंड किया गया। अबू आजमी तो शायद ये समझ चुके हैं कि भले ही उनके दिल में औरंगजेब बसा है, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज की अनदेखी नहीं कर सकते। इस तस्वीर को देखिए। जब विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी ने सोशल मीडिया पर अपना पहला वीडियो शेयर किया तो अबू आजमी के बैकग्राउंड में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी हुई नजर आई और अब अबू आजमी औरंगजेब पर दिए बयान के लिए इतिहासकारों को दोषी ठहराने में जुटे हैं। पता नहीं अबू आजमी ने कौन सा इतिहास पढ़ा है, जबकि कल ही आपको पाठशाला में औरंगजेब की क्रूरता का पूरा इतिहास हमने बताया। सुनिए अपने बयान की सफाई में अबू आजमी क्या कह रहे हैं। ऐसा है कि मैं उस वक्त जिंदा नहीं था, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं है। मैं तो वही बोलूंगा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है। मैंने वही बोला है, मेरा अपना कुछ सोचना नहीं। मैंने कहा ना, अगर डिक्टेटरशिप है, कानून से नहीं चलेंगे, जो चाहो करो, तो देखेंगे निपटेंगे। औरंगजेब को हीरो बताने वाले अबू आजमी तो पीछे हट गए, लेकिन शायद अबू आजमी के बयान में अखिलेश यादव को मौका नजर आ रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ने अबू आजमी के बयान को विचारधारा से जोड़ दिया और कह रहे हैं कि सही बात कर रहे हैं। अबू आजमी को सस्पेंड किए जाने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायकों या सांसद उनकी बेखौफ बुद्धिमानी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर यह उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव ने औरंगजेब पर अपने विधायक के बयान को सच बताकर इंडी गठबंधन की एक और ईंट उखाड़ दी, क्योंकि इंडी गठबंधन में अखिलेश के सहयोगी उद्धव ठाकरे भी उनके बयान पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने भी अखिलेश के बयान पर सवाल उठाया और अबू आजमी के को परमानेंटली सस्पेंड करने की मांग कर दी। सुनिए उद्धव ठाकरे। अबू आजमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का। बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। अखिलेश जी ने आपत्ति जताई, उनका नहीं, उनको जताने दो। हम पूरे महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ आपत्ति जताई है और अगर वो चाहते तो वहां से उनका चुन कर लाए। अखिलेश यादव महाकुंभ पर भी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम योगी महाकुंभ की सफलता के नए नए रिकॉर्ड और सक्सेस स्टोरीज दुनिया को बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने विधानसभा के अंदर बताया कि महाकुंभ से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, बल्कि लोगों का भी बम्पर फायदा हुआ है। सीएम योगी ने बताया कि एक नाविक और उसके परिवार ने महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई, और यह बहुत चौंकाने वाली बात है। आप खुद सोचिए कि महाकुंभ ने इस तरह से न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। एक बार सीएम योगी को सुनिए, फिर उस नाविक के बारे में बताऊंगा जिसने 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमाए। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। अब नाविक परिवार की करोड़ों की कमाई का गणित भी आपको समझाता हूं। नाविक परिवार के पास कहा जा रहा है कि 130 नावों का बेड़ा है।
महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक यानी 45 दिन चला। नाविक परिवार ने हर नाव से रोजाना करीब 50,000 से 55,000 रुपए कमाए। ऐसे में अगर 45 दिनों में 130 नावों की कमाई जोड़ें तो ये 29 करोड़ 25 लाख से 32 करोड़ 17 लाख रुपए के करीब पहुंच जाती। महाकुंभ से हुई इस कमाई से प्रयागराज का नाविक परिवार गदगद है। वो भर भर कर पीएम मोदी और सीएम योगी को आशीर्वाद दे रहा है। कह रहा है कि आगे भी अगर मोदी योगी बने रहेंगे तो वो आगे बढ़ते रहेंगे। सुनिए एक बार। योगी जी ने जो कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, तो उनका कहना सही है कि हमें महाप्रसाद मिला। और नाविकों के लिए जो कह रहे हैं वो कि नाविक जो है बड़े मतलब पैसा कमाए, ये ठीक है। उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं का सब कुछ देन है। योगी जी मोदी जी का ही देन है जो आज इलाहाबाद प्रयागराज बन गया। अब प्रयागराज वाले सभी लोगों ने पैसा कमाया। और ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। कर्नाटक की एक मशहूर एक्ट्रेस गोल्ड स्मगलिंग के मामले में फंस गई हैं। रान्या राव कन्नड़ अभिनेत्री हैं और आरोप है कि रान्या राव दुबई से 14 किलो सोना अपने कपड़ों में छिपा कर लाई। रान्या राव ने पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई की यात्रा की, जिससे अधिकारियों को उन पर संदेह हुआ और आखिरकार वो पकड़ी गई। एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के बाद रान्या राव के घर पर जब छापा मारा गया तो वहां से कैश भी बरामद हुआ। रान्या राव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रान्या के पिता कर्नाटक राज्य पुलिस आवास निगम में डीजीपी के पद पर हैं। बताया जा रहा है कि रान्या एयरपोर्ट पर अपने पिता के नाम से सुरक्षा जांच से बचती थी और एयरपोर्ट से घर जाने के लिए भी पुलिस अधिकारियों को बुला लेती थी।